बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, अगर आपको याद हो, उसका नाम था स्केलर्स एंड वेक्टर्स। लेकिन स्केलर्स की डिस्कशन उसमें बहुत थोड़ी सी थी, पूरा चैप्टर किस पे था? वेक्टर्स पे। बिल्कुल इस तरह इस चैप्टर का नाम तो है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन मैग्नेटिज्म पे बहुत थोड़ी डिस्कशन है, बाकी पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे। ठीक है, मैंने आज आपको लिंक भेजे भी थे कि चैप्टर 12 थोड़ा सा पढ़ के आइएगा तो ये समझने में हमको बहुत आसानी होगी। चैप्टर 12 के शुरू के 8-10 लेक्चर जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक, उसकी चीज़ें यहाँ बहुत काम आती हैं, वही कॉन्सेप्ट होते हैं तकरीबन। तो बहरहाल आज हम फिर कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बेसिक स्टार्ट करें, लेकिन आप वो लेक्चर सुने, अगर आज नहीं सुने कल सुन लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 12 का पहले लेक्चर से लेकर जहाँ तक फ्लक्स के वो लाजमी सुन लें। नॉर्मली हम फिज़िक्स में जब स्टडी करते हैं तो 3 किस्म की फोर्सेस या फील्ड्स को स्टडी करते हैं। चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का ग्रेविटेशनल, चैप्टर 6 बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स विच इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मास जो है वो सोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स की। हम किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं, ज़मीन उसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ज़मीन का एक मास है और इसका भी एक मास। ज़मीन इस पे फोर्स लगा रही है, ये ज़मीन पे फोर्स लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं भाई। न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड, और भाई जोड़े होते हैं हमेशा। फोर्स का हमेशा क्या होता है? ज़मीन ने इसको नीचे खींचा, इसने ज़मीन को ऊपर खींचा। वो ज़मीन की मूवमेंट समझे ना होने के बराबर है, हमें पता ही नहीं चल रहा। उसका मास बहुत बड़ा है ना, या हो ही नहीं रही। हम सब कहते हैं कि हो ही, अच्छा मज़े की बात है, पता है क्या? ये ऊपर गया और ये नीचे आया। जब ये ऊपर गया तो इसने ज़मीन को क्या किया? ऊपर खींचा। नहीं, जब ये नीचे, अच्छा चलो इस बात को छोड़ो यार। तो एवरी मास एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एवरी अदर मास। न्यूटन ने लॉ भी दे दिया इसका, वो आप फोर्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या लॉ था न्यूटन का? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 m2 अगर कोई मासेस हैं, m1 के सेंटर से m2 के सेंटर को मिला दो और इनके दरमियान के इस डिस्टेंस को अगर आप नाम दे दो r, तो न्यूटन ने कहा था फोर्स ऐसे कैलकुलेट होगी। g एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, m1 इसका मास, m2 इसका मास, r का स्क्वायर। अगर ये m1 ज़मीन हो जाए तो फिर m1 की जगह आ गया मास ऑफ अर्थ, m2 कोई भी मास हो जाएगा, तो फिर ये क्या बनेगा? g m e m अपॉन r। ये जो g कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा हमने पढ़ी होगी 6.633 एक्सपोनेंट माइनस, इसीलिए इसको कहते हैं ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा सेम रहती है दो मासेस के दरमियान, वो मीडियम पर डिपेंड। मीडियम से क्या मुराद है कि मास कहाँ पड़े हुए? मास हवा में पड़े हुए, मास पानी में है, मासेस के दरमियान कुछ और चीज़ है, लोहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मीडियम इफेक्ट नहीं करती, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। m1 भी सेम, m2 भी सेम, r भी सेम। m1 m2 के दरमियान एयर रख दें, m1 m2 के दरमियान पानी रख दें, m1 m2 के दरमियान दीवार लगा दें, m1 m2 के दरमियान सोना रख दें। सोना है, सोना अमीर आदमी बन जाए, फोर्स वही रहेगी। तो इसका मतलब है फिर g की वैल्यू भी चेंज, मीडियम के इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो हमने चैप्टर 12 स्टार्ट किया, जिस तरह एवरी मास एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर मास, एवरी चार्ज एक्सर्ट्स
एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एवरी अदर चार्ज। चार्ज का सिंबल होता है Q। फर्स्ट करें तो चार्जेस है Q1 और Q2। तो इसके शेप जो कूलम्स लॉ है उसका फार्मूला बिल्कुल न्यूटन्स लॉ से मिलता जुलता है। G की जगह K, M1 M2 की जगह Q1 और R वही दरमियान का फासला। लेकिन जो एक फर्क है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है। मैंने लिखा नहीं है कहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा ये दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, अपनी जानिब खींचेगा। ठीक है, जैसे ज़मीन है तमाम मासेस को अपनी जानिब, ऐसा तो नहीं है कि आपने फेंका और ये ऊपर जाने लग गया, नहीं। और रिपल्शन होती तो फिर दूर जाता ना, अट्रैक्शन हो रही है जब भी क्या हो रहा है? नीचे जा। चार्जेस में दो टाइप्स की होती हैं, अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्शन की भी होती है। अगर चार्जेस सिमिलर हो, सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों, तो फिर फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव। फिर चार्ज एक दूसरे को दूर करेंगे। लेकिन अगर दोनों अपोजिट हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, फिर फोर्स क्या होगी? अट्रैक्टिव। फिर इसमें एक और फर्क ये कि ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर Q1 Q2 R को हम चेंज ना करें, लेकिन ये दरमियान में एयर ले आए, दरमियान में पेपर ले आए, दरमियान में दीवार ले आए, तो F चेंज हो रहा है। अब हम कैसे इस बात को शो करें कि ना हम Q1 चेंज कर रहे हैं, ना हम Q2 चेंज कर रहे हैं, ना हम, लेकिन फोर्स चेंज हो रही है। तो हम किसको चेंज करेंगे? फिर कांस्टेंट को, जो हमने किया अभी था कूलम्स लॉ में, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जो आ गया था मीडियम के इफेक्ट को शो करने के लिए। तो ये जो K है यहाँ, ये मीडियम के इफेक्ट को जाहिर कर रहा है। मीडियम चेंज होगा तो K भी चेंज होगा। है ये भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये भी कांस्टेंट ऑफ, लेकिन यहाँ ये फिक्स है। मीडियम चेंज हो जाए इसकी वैल्यू चेंज, यहाँ मीडियम चेंज होगा तो K चेंज होगा। जैसे एयर के लिए ये था 9 × 10⁻⁹। यहीं से हमने एक चीज़ और भी देखी थी कि G है एक्सपोनेंट -11, ये एक्सपोनेंट 9, तो ये एक वीक फोर्स है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। सही है, K 9 एक्सपोनेंट 9 है, G एक्सपोनेंट -11 है। खैर, मैग्नेटिज्म की तरफ आ जाए, जो मैग्नेटिज्म की थोड़ी सी डिस्कशन है। मैग्नेट से अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खेला होगा, अगर कोई नहीं खेला है तो वो उसने ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी है बस। और तुम लोग ये भी नहीं खेलते बचपन में, ग्राउंड तो आजकल वैसे ही ख़त्म हो गए पाकिस्तान में। पार्क, लैंड माफिया खा गई है पार्क और ग्राउंड्स हैं, और घरों पे अगर मैग्नेट से भी नहीं खेला फिर तुमने किया क्या है? हराम है, मुफ्तियों ने फितवा दे दिया है। ठीक है, पबजी खेलना हराम है। किसी भी सुफा से, किसी भी मदरसे से जाके पूछ लो। ठीक है, अगर नहीं पता तो अभी सुन लो, हराम है वो, उसकी डिटेल में अब मैं नहीं जा रहा, हराम है। ठीक है, बाद में डिस्कस है, बाद में डिस्कस कर लेंगे उसको। बहरहाल पबजी खेलना हराम है। एक मिनट, तो जो खेल रहा है वो छोड़ दे, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना क्यों हराम है। अब एवरी जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट शुरू में बड़ा मज़ा आता है खेलने में। किसी भी बच्चे को मिल जाए ना, उसको लोहे के करीब लेके जाएगा, दरवाज़ा जैसा है, दरवाज़ा छोड़ेगा फ़ौरन वो दरवाजे से जाके क्या होगा? चिपक जाएगा। उसको बड़ा मज़ा आता है, फिर निकालता है, फिर छोड़ता है। छोटे बच्चों का तो काम ही होता है, नई चीज़ मिलती है उससे बड़े शौक़ से खेलते हैं, जब दिल भर जाता है फिर फेंक देते हैं। वैसे मेजॉरिटी मैंने जितने भी बच्चों को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी हैं, भतीजे भांजे भी हैं, जब वो 1-1.5 साल के होते हैं तो ये काम उनका, अब हम पेन निकालते हैं जेब से ना, हम यूँ करके लिखने लगते हैं। अब वो भी यही करेगा, उसको पता नहीं है, पेन निकालेगा जेब से यूँ। अब ये काम तो वो कर लेता है, वो लिखता भी है। अब ये उसकी समझ में नहीं आता कि ये दोबारा ऊपर कैसे जाएगा। सही है ना, यही उनकी लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता हो रही है ना। तो वो फिर आपको पकड़ा देगा, और आपको पकड़ा के वो चाहेगा ही कि आप दोबारा इसको खोलो, फिर वो लेगा, फिर बंद करेगा, फिर आप वो कहेगा। यानी वो ये काम की प्रैक्टिस कर रहा है अभी, इसका उसको समझ में नहीं आ रहा, तो बार बार करने से वो सीख जाता है बहरहाल। ठीक है, तो मैग्नेट करता क्या है? दूसरे मैग्नेट को और मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आयरन, लोहा, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट हम सब ने देखा है, लोहे को तो खींचता ही है,
लोहा मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट नहीं है। आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन लोहे का नाम है ना इंग्लिश में। निकल भी है, कोबाल्ट भी है। तो अगर आपके पास मैग्नेट हो तो एक मैग्नेट या तो दूसरे मैग्नेट में फोर्स लगाएगा या मैग्नेटिक मटेरियल पे लगाएगा। मैग्नेट के करीब दूसरा मैग्नेट ले आओ या मैग्नेट के करीब आयरन ले आओ, वो दोनों पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यहाँ पे दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये अगेन इसमें फ़र्क हो रहा है थोड़ा सा इलेक्ट्रिक में और मैग्नेटिक में। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आपको अकेले मिलेगा, तन्हा, जुदा। कैस सहरा में अकेला है मुझे जाने दो, ये जुदा गाना मिलेगा आपको, जो हमने एक टॉपिक पढ़ा भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब है उसकी आसपास दूर दूर तक कोई दूसरा चार्ज नहीं है। आप चले गए सहराए सीना में, अकेले हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, इतनी हिम्मत अगर है तो चार्ज तो मिलेगा ऐसे। मैग्नेट में ऐसा नहीं है कि आपको सिंगल पोल मिल जाए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल है या मेरे पास एक, मैग्नेट के हमेशा दो पोल होंगे, नॉर्थ भी होगा और मज़े की बात है, कुदरत की बात, आप इसको जैसे तोड़ोगे ना, इधर वाला नॉर्थ हो जाएगा इस टुकड़े का, इस टुकड़े का इधर वाला साउथ हो जाएगा। वो जो नया मैग्नेट बनेगा उसके भी दो पोल्स होंगे। मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल नहीं होता, मैग्नेट हमेशा क्या होता है भाई, दो पोल्स। आपके पास ये बड़ा मैग्नेट है, आप कहेंगे अच्छा ये नॉर्थ है ये साउथ है, तोड़ देता हूँ, तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ नहीं। जो तोड़ोगे ना उस टुकड़े की भी दो पोल बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला का निज़ाम है। बहरहाल तो इसलिए सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ मैंने नहीं लिया, ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है। लेकिन अगर आप इसके साउथ पोल को इसके नॉर्थ पोल के करीब लाएंगे तो अपोजिट पोल हो गए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और अगर साउथ को साउथ से ही मिलाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी चार्जेस के केस में पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव उस हिसाब से सेम है। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो सिमिलर पोल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो अपोजिट पोल भी एक दूसरे को, चलो उल्टा बोल दिया, समझ में तुम लोग ही आ रहे हैं ना। इसको कहते हैं स्लिप ऑफ द टंग, जबान फिसल जाती है, जहन में तो वही होता है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, सेम पोल्स रिपेल करेंगे। ये फोर्स भी मीडियम पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये फोर्स भी मीडियम पे। इस फोर्स के लॉ उस तरह नहीं है जिस तरह न्यूटन्स लॉ और कूलम्स लॉ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ में आया भाई? तो समरी क्या हुई है, ये भी अपॉन में इसके भी स्क्वायर आता है, इनको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर फोर्सेस। इन्वर्स स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली, तो इन्वर्स स्क्वायर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से, मास की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से, मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकती है और रिपेल भी कर सकती है। इस तरह मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी अट्रैक्ट भी कर सकती है और चार्जेस जिस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उसी तरह मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। लेकिन फ़र्क यह है कि चार्जेस हमें अलग अलग मिल सकते हैं, पोल्स अलग अलग नहीं मिल सकते। हमेशा मैग्नेट में दोनों पोल होंगे एक साथ, एक सिरा नॉर्थ दूसरा सिरा साउथ, ठीक है। ये है मैग्नेटिज्म, और इस मैग्नेट को कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। ये जो हमें मिलता है काला जिससे हम खेलते हैं बच्चों में, इसको क्या कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट। यानी ये हमेशा मैग्नेट है, कहीं भी हो ये, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा कि ये फोर्सेस क्यों हैं,
मास पे क्यों फोर्स लगा रहा है, चार्ज पे क्यों फोर्स लगा रहा है, मैग्नेट पे क्यों, ये किसी को इसके एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, ओरिजिन नहीं पता। सही है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, व्हाट इज़ द कॉज बल्कि कह लें दीज फोर्सेस, इसका कोई आंसर नहीं मिला अभी तक। बस ये हैं, इनको समझ के बहुत से काम किए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने ही दुनिया में इनकलाब ले गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से आया। ये जो पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, जनरेटर चल रहे हैं, इस्त्रियाँ चल रही हैं, बहुत सारे काम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। अब ये फोर्सेस एक्ट कैसे करती हैं, इसको देख लें, इसको समझ लें। नॉर्मली हम ह्यूमंस जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो हमें उसके साथ कांटेक्ट में आना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। मैं इसको हिला रहा हूँ फुट्टे को, मेरा हाथ इसके साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि छू मंतर और आप लोग उड़ के जाने लग जाएं ऐसी फोर्स नॉर्मली हम लोग नहीं लगा सकते। हमें कांटेक्ट करना ज़रूरी है। कांटेक्ट करते हैं जब हम फोर्स, बहुत सी मिसालें कांटेक्ट फोर्स की। ये एक रस्सी है, इसके साथ मैं कोई मास बांध दूँ, मास रस्सी को नीचे की जानिब खींच रहा है, रस्सी मास को, तो ये भी कांटेक्ट की वजह से। ये रस्सी इस मास पे जब फोर्स लगा रही है, जब तक ये इसके साथ कांटेक्ट में, जब कांटेक्ट में नहीं है तो फिर फोर्स, फ्रिक्शन जो है वो भी कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन जब मैं इस मास को रिलीज करता हूँ तो ज़मीन इसको खींच रही है और ये ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ज़मीन के साथ ये कांटेक्ट में, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब ये फोर्स कैसे लग रही है, तो शुरू में कहा गया यार ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है, ऐसी फोर्स है जो किसी डिस्टेंस से लग रही है। मैंने चैप्टर 12 में भी आपको समझाया था। ग्रेविटेशनल फोर्स को भी कहा गया ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भी कहा गया ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फोर्स को भी कहा गया ये एक्शन एट अ डिस्टेंस है। ये एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी एक डिस्टेंस एक्ट करती हैं, इनके लिए कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं। थोड़ा सा आगे चल के, नहीं है बात तो सही है, लेकिन माइकल फेराडे ने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट दिया समझने के लिए। वो क्या कॉन्सेप्ट दिया, फील्ड का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब फील्ड के कॉन्सेप्ट को जब अप्लाई करते हैं तो मास की अगर बात करें, किसी भी मास की सराउंडिंग में एक एरिया होता है जिसमें वो दूसरे मास पर फोर्स लगाता है। ऐसा नहीं है कि मैं सूरज के पास चला जाऊं और तब भी ज़मीन मुझ पे फोर्स लगा रही है, वैसा नहीं है। ज़मीन के फोर्स की एक लिमिट है, उस लिमिट तक ज़मीन फोर्स लगा रही है, उसके बाद फर्ज करें ये ज़मीन है ना, ये ज़मीन है, ये वो लिमिट है। जब तक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ज़मीन इसको अपनी जानिब खींचेगा, जैसे ऑब्जेक्ट इससे दूर चला गया ज़मीन इसको अपनी जानिब, तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ तक। तो ग्रेविटेशनल फील्ड याद है क्या था, एरिया अराउंड अ मास in which it exerts a force on another mass is called gravitational field। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड को विजुअलाइज कैसे करें। अपनी महबूबा का जो आप ख्वाब देखते हैं ना, फील्ड का ख्वाब देखें आंखें बंद करके। कैसे, नहीं देखते तो शरीफ आदमी है, ऐसे ही करें, मौलाना ही बने। तो भाई ज़रूरी है महबूबा कोई लड़की हो, अल्लाह को बना लो महबूब, किसने मना किया। ठीक है, कहते हैं जो एरोप्लेन को ज़मीन अट्रैक्ट करती है ना यार, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, उसका इंजन है वो, परिंदे को क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं पूछते तुम एरोप्लेन पे क्यों अटक गए, परिंदे को क्यों नहीं नीचे खींच लेते। और भाई वो फोर्स लगा के अपने आप को ये क्यों नहीं जा रहा नीचे, किसने रोका हुआ, मैंने रोका हुआ है ना, तो प्लेन ने खुद को रोका हुआ है, प्लेन के इंजन ने। यार इसको जिसने रोका है तो प्लेन को भी किसी ने रोका, प्लेन का इंजन बंद हो जाए फिर क्या होगा, तो यार फिर ज़मीन खींचेगी ना यार। सही है, उसके इंजन ने उसको रोका हुआ है ना भाई मेरे। ठीक है, हेलो। अब अगर हमने इसको विजुअलाइज करना है
ज़मीन के पास अगर किसी मास को मैंने पकड़ के छोड़ा तो ये मास नीचे जाएगा। मैं कहूँगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये एरो ये बता रहा है कि इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रही है। इसको यहाँ रख दूंगा तो इस डायरेक्शन में लगेगी। ज़मीन तो स्फीयर है ना, इसके चारों तरफ जहाँ जहाँ मास रखोगे ज़मीन इसको सेंटर पे लेकर आने की कोशिश करेगी। तो ये ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स हैं। और एरो अंदर आ रहे हैं, एरो अंदर आके यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अट्रैक्टिव है, इसको अपनी जानिब ज़मीन क्या कर रही है, खींच रही है। यही कॉन्सेप्ट हमने चार्ज में देखा था। चार्ज में हमने कहा था हम टेस्ट चार्ज हमेशा लेंगे पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेंगे। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके गिर्द टेस्ट चार्ज लेंगे तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस तरह टेस्ट चार्ज यहाँ रखे तो यहाँ रिपेल करेगा, यहाँ रखे तो यहाँ रिपेल। तो पॉजिटिव चार्ज से फोर्स बाहर निकलेगी तो फील्ड की लाइंस भी क्या होंगी, बाहर निकलेगी। लेकिन अगर मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब सवाल ये होता है कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यों लिया, इसलिए लिया कि अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड्स के सिमिलर हो जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव है, लाइनें अंदर आ रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्टिव है तब भी लाइनें अंदर आ रही हैं। अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें टेस्ट तो फिर यहाँ से बाहर निकल रही होगी, यहाँ अंदर आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या, अगेन ये परमानेंट बार मैग्नेट है, जो बार की शक्ल का होता है ना, इस तरह का, यानी चिपटा सा, उसको क्या कहते हैं, बार मैग्नेट। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका। तो ये मैट्रिक में एक एक्सपेरिमेंट भी है, आपने किया करो। नॉर्थ से फील्ड की लाइन स्टार्ट होती है आउटसाइड पे और साउथ पे एंड होगी, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की खास बात यह है कि मैग्नेट के अंदर भी जा रही होती है। चार्ज की ऐसी नहीं है, अगर इन दोनों चार्जेस को मैं करीब ले आऊँ तो इनकी फील्ड मिल जाएगी। पॉजिटिव से ये पॉजिटिव पे स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे ख़त्म होगी, बस चार्जेस के अंदर नहीं जाएगी। इसके एजेस हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। इसके स्टार्ट और एंड नहीं है, ये कंटिन्यूस है। बाहर नॉर्थ से साउथ है, अंदर साउथ से नॉर्थ है। नॉर्थ टू साउथ बाहर है, साउथ टू नॉर्थ अंदर है। तो ये मुकम्मल एक फील्ड लाइनें बनेंगी, इसके एंड्स नहीं होंगे। ये एंडलेस एंड कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस तो है, एंडलेस नहीं है, इसके एंड्स हैं। ठीक है। नहीं, मूव नहीं होता यार, ये तो हमने कहा था ना, इमेजिनरी लाइंस हैं, अज्यूम हम करते हैं। नॉर्थ टू साउथ होती है, ये सब ये पता है। मैग्नेट की फील्ड जो है वो नॉर्थ टू होती है। जिस तरह मैंने ये कहा ना यार, इस तरह ये भी मान लो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ टू बाहर, अंदर क्या होती है, साउथ टू। कहाँ से पता चला, साइंसदानों ने, लोगों ने तजर्बे करके बताया हमें, हमने मान लिया, हमने आंखें बंद करके मान लिया। ठीक है, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म यही तक है हमारी बुक में, बस। अगला सारी डिस्कशन चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो कल इंशाल्लाह उसका स्टार्ट करेंगे।